क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला जो आपका एग्जाम आने वाला है ना, या तो वो PT2 होगा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में वो PT3 होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों का पेपर लीक करा दिया, टेंशन ना लो। एसएसटी का पेपर लीक हो चुका है। आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा तुमको ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, चाहे वो PT2 का एग्जाम हो, PT3 का एग्जाम हो, या किसी भी दूसरे नाम से हो, जो अभी दिसंबर में आने वाला एग्जाम है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को सिलेबस भी बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगर आपके स्कूल में उसके अलावा भी कोई चैप्टर आ रहा हो ना, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उन चैप्टर्स के भी पेपर लीक करा सकूं। इस वीडियो में मैं जिन जिन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं वो रहे ये सारे चैप्टर्स, तो जल्दी से देख लो। हिस्ट्री से मैंने 2 चैप्टर लिया है, जो कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चचा। उसके बाद है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। उसके बाद है जियोग्राफी से ड्रेनेज एंड क्लाइमेट। फिर सिविक्स में आ जाओ तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इकोनॉमिक्स में हमने पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर लिया है। तो ये चैप्टर्स है मैंने लिए हैं, जो नॉर्मली अभी आने वाले जो दिसंबर के समय में हमारे स्कूल में जो टेस्ट होता है उसमें ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे को कोई दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताना। साथ ही देखो बच्चा, जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि पहले के एग्जाम्स में जो तुम्हारे भैया लोग दिए थे, या जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो मैक्सिमम एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं इन चैप्टर से। यानी कि इन चैप्टर्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एकदम रट करके जाना, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसेगा। और लास्ट में जो मैंने यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं ना, टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 25, और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें मैं तुमको एक प्रो टिप देने वाला हूं, जिसके बाद तुमको मजा आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारे सामने ये रहा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, देखो ये 3 जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों सेम क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम में टीचर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से लिख करके देते हैं, बाकी तीनों का आंसर सेम टू सेम होगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक। फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया अगले एग्जाम में, स्टेट एनी 3 वीकनेस ऑफ द वेमार रिपब्लिक। यही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फेस जो किया उन्होंने वो पूछा जा रहा है, यहाँ पर उनकी वीकनेस पूछे जा रहे हैं। तो दोनों में तुमको सेम आंसर लिखना है। तीसरे बार जब पूछा गया क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया गया, इसमें बोला गया डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स व्हिच मेड द वेमार रिपब्लिक पॉलिटिकली फ्रेगाइल। तो ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन भी करते जाना। बाकी अगर तुम लोग टेलीग्राम चलाते हो ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी वहां पर अपलोड कर दूंगा, ताकि बच्चे जो वीडियोस ना देख पाए उन तक मेरा पीडीएफ भी कम से कम पहुंच जाए, ताकि उनका एग्जाम अच्छा जाए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये रहा, डिस्कस व्हाई डिड नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। या फिर इसी को घुमा करके दे देगा, इस टाइप से भी लिख सकता है, किसी भी तरीके से लिखिए। अगर तुमने नाजिज्म के बारे में पढ़ा है कि वो क्यों पॉपुलर हुआ, तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा करके दे, इंग्लिश के वर्ड्स को किधर भी पकड़े, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ा तो तुम्हारा कान ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी घुमा के देगा, तो भी तुमको सेम आंसर लिखना है। इसमें क्या बोला गया था कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस अंडर विच नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर का मतलब सेम टू सेम है, बस घुमा करके लिखा हुआ है, और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। उसके बाद इसी क्वेश्चन को घुमा करके इस टाइप से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हिटलर्स आइडियोलॉजी रिगार्डिंग वुमेन एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स देम। या फिर इस टाइप से भी दे सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द जर्मनी सोसाइटी अंडर नाजिज्म। यानी कि जब नाजी थे तो उस समय पे, हिटलर के समय पे, वहां पर जो वुमेन्स था ना, उनका क्या वैल्यू था उस जगह पर, वहां पर उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनका वहां पर यहाँ पर साफ से बोला स्टेटस, तो उनका स्टेटस कैसा था वहां पर, ये चीजें हमसे पूछी जा रही है। तो बस इसको तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है और खुद से आंसर लिखना है, यानी कि रट करके चलिए गए इस बुक में ये आंसर दिया था, एनसीईआरटी में आंसर दिया था। टीचर को वही आंसर पसंद आता है जो बच्चा खुद से समझ करके लिखिए, अच्छे लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो तुमको इसको समझ करके अच्छे से आंसर लिख करके आना है। अब अगले चैप्टर में पहुंच जाओ, और यहाँ पर जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से वो है कि हाउ वेयर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय द वॉर्स। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो वॉर से किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, हुए थे। उसके अलावा डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर इन फॉरेस्ट। वही है कि वर्ल्ड वॉर के समय फॉरेस्ट को क्या इफेक्ट पड़ा था। तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सेम आंसर इनका लिखना है। यहाँ पर मैंने बीच में और नहीं लिखा, जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना तो अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम इसको और भी मैं करके लिख सकता हूँ कि भैया इसका आंसर तो, ये इसका आंसर तो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और लिखा हुआ नहीं आएगा तुमको, जब एग्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक ही टाइप से लिखा हुआ रहेगा। जब और कब लिखा रहता है पता है, कई बार मुझे बोलते हैं सर यहाँ बीच में और लिख दीजिए, तो और कब लिखते हैं, जब हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तब हम वहां पर और लिखते हैं कि या तो इसका आंसर करो या तो इसका आंसर करो। ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बीच में और नहीं लिखना है। बस तुम समझ जाओ कि ये भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। बाकी ध्यान से करके जाना कि भैया उस समय पे जब वहां पर युद्ध वगैरह चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड जो चला, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला, उस समय फॉरेस्ट की एकदम धज्जी उड़ गई थी। तो ये सारी चीजें तुमको लिख करके आनी एग्जाम में। जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा कि व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या था, क्या है,
एंड व्हाई वाज इट रिगार्डेड एज हार्मफुल बाय द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश ने इनको ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता था इसे उन्होंने हार्मफुल क्यों बताया। तो ये तुम्हारे लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा तुम्हारे सामने कि व्हाई डिड ब्रिटिश रिसोर्ट टू डिफॉरेस्टेशन एट अ फास्ट रेट। ठीक है, उन्होंने बहुत स्पीड में डिफॉरेस्टेशन क्यों किया ब्रिटिश ने। एंड इसी को घुमाकर इस से भी आ सकता है कि व्हाई डिड ब्रिटिश एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट, गिव एनी 3 रीजन, यानी कोई 3 रीजन बस बता दो। तो ये दोनों भी सेम क्वेश्चन है और यही हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अगर तुम इतना कर लोगे ना तो तुमको अगर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत इजीली बन जाएंगे। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को कर ले तो अगर कोई अलग सा क्वेश्चन आएगा ना तो इसके बीच से ही आएगा। ये बड़े क्वेश्चन है, अगर तुमने इनके बारे में पढ़ा तो छोटे छोटे जो बीच से क्वेश्चन बनते हैं वो तुम बहुत आराम से बना पाओगे। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं जल्दी से बता देता हूं, प्यारे बच्चों, हमने अपना ई बुक लॉन्च किया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो महंगे महंगे बुक्स आते हैं ना वो परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इस ई बुक की खासियत ये बच्चा कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स के तुमको हर चैप्टर के पीवाईक्यूज मिलेंगे, 20-20 पीवाईक्यूज मिलेंगे और हर एग्जाम का तुमको वहां पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। फाइनल एग्जाम के तो 4-4 सैंपल पेपर मैंने बनाए हैं विद सॉल्यूशन विद आंसर्स। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर केवल तुमको 249 रुपीज में पड़ेगा। अगर तुमको ये परचेस करना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर लिंक मिलेगा और हमारे चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। इसमें आप लोग को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि आप लोगों को सैंपल पेपर स्कूल में अलग से नहीं दिया जाता। अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ करके तो जाता हूँ, अच्छे से मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, लेकिन मैं जब एग्जाम में बैठता हूँ तो मेरे से नहीं बनता। तो उसका मेन रीजन मुझे पता है, यही उसका मेन रीजन है कि बच्चा ने पहले से सैंपल पेपर नहीं लगाया है। क्योंकि क्लास 9 तो बच्चे फोकस नहीं करते सैंपल पेपर में, तो वही चीज गड़बड़ हो जाता है। क्लास 10 में तो बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर सैंपल पेपर बनाते हैं, लेकिन क्लास 9 के बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता। तो तुम लोग इसको अगर परचेज करोगे तो एक्चुअल में सबसे पहले जरूरी चीज ये ध्यान रखना कि ये एक ई बुक है। ई बुक का मतलब कि तुम्हें ये पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। जब तुम उसमें परचेस करोगे ना, लिंक पे जब तुम पेमेंट करोगे तो तुमको एक लिंक दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, जहां पर ये बुक तुमको अपलोडेड मिलेगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, तुमको बहुत इजीली पढ़ने में मतलब मजा आएगा। ये नहीं है। दूसरी चीज कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को तो 249 थोड़ा महंगा लग रहा है। बेटा इसमें जो टोटल पेजेस है ना वो 700 प्लस पेजेस है। अगर मैं 700 प्लस पेजेस को अगर मैं फोटो कॉपी भी कराने चला जाता, एक एक पेज का अगर मैं फोटो भी करा के भी तुम लोगों को घर भेज करके देता ना, तो 350 रुपी तो मुझे फोटो कॉपी कहीं पड़ जाता है। 700 पेजेस को जब हम लोग फोटो भी कराते हैं ना, तो एक पेज अगर तुम 50 पैसे भी जोड़ोगे तो 350 रुपए पड़ जाएगा बस एक पूरा का पूरा एक बुक बनाने में, हार्ड कॉपी बनाने में। इसीलिए मैंने इसे ई बुक के फॉर्म में रखा है। क्योंकि कई बच्चे मुझे कमेंट कर, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमने पेमेंट कर दिया लेकिन बुक हमारे घर में कब आएगा। तो बेटा घर में नहीं आएगा, तुमको लिंक दिया जाएगा और लिंक अगर तुमको गलती से नहीं मिलता पेमेंट के बाद तो तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरे चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तुम मुझे मेल भी कर सकते हो। तुम लोग जिस भी तरीके से चाहो हेल्प, मैं वहां पर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे इसे परचेस करना चाहते हैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक गिवन है। अब हम पहुंच गए हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। यहां पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दक्षिण गंगा से रिलेटेड, गोदावरी नदी तुम जानते हो कि विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। एक नंबर यहां पर मिल जाएगा। फिर स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर इस तरीके से घुमा करके आएगा। देखो कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा। यहाँ पर 1 नंबर तुमको यहाँ पर इसमें मिलेगा कि कौन सा दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को बोलते हैं। और फिर इसके बाद 2 जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो उसमें 2 नंबर और मिल जाएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि व्हाई इज गोदावरी रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, कि गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा क्यों बोलते हैं। तुम इसका आंसर लिख दो, तुम इसमें तुमको 3 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। तो जिस तरीके से भी है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question from geography is discuss the significant differences between the Himalaya and the peninsular rivers। ठीक है, यानी कि हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बीच में तुमको सिंपल से डिफरेंसेस बताना है। 4 नंबर में आएगा तो 4 लिखना डिफरेंसेस, 3 नंबर का आएगा तो 3 डिफरेंसेस लिख देना, उतना काफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो रहा ये वाला, स्टेट 3 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ लेक और रिवर्स। देखो यहाँ पर मैंने और लगाया है, इसका वजह ये है कि ये क्वेश्चन या तो यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि लेक्स के बारे में 3 बेनिफिट बताओ, इकोनॉमिकल बेनिफिट, या फिर लेक ना दे करके तुमसे रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने दोनों दे दिया कि बेटा तुम लेक के बारे में पढ़ के जाओगे, तुम रिवर के बारे में पढ़ के जाओगे। या फिर इसी को घुमा करके जब सिर्फ अगर लेक के लिए दिया जाए तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेक्स आर द ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स। तो ऐसे भी करके आ सकता है। तो तुम लेक और रिवर दोनों के तुम यहाँ पर बेनिफिट्स पढ़ के अच्छे से जाना, ताकि अगर लेक का है तो लेक का लिख दो, अगर रिवर का आता है तो तुम आराम से रिवर का भी लिख सकते हो। अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इजिली बना करके आ सकते हो तुम एग्जाम में, थोड़ा सा ही पढ़े रहोगे तो। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इसे तुम लोग कोशिश करना, देखो ये जो क्वेश्चन है ना बड़े क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसको तुम लोग टॉपिक वाइज एक एक स्टेटमेंट वहां पर अंडरलाइन करके अच्छे से हेडिंग डाल के एक एक टॉपिक को समझाना। 4 नंबर करेगा तो 4 चीजें समझा देना, 5 नंबर करेगा तो 5 चीजें डाल देना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये अच्छी खासियत है इस क्वेश्चन की, इसमें तुम कुछ चीजें अपने से ऐड करके भी लिख सकते हो। अगर तुमने हल्का फुल्का ही पढ़ा रहेगा ना तो तुम उसको बना करके खुद से अपने आंसर लिख सकते हो। अगर हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और मॉनसून के बारे में बात ना करें तो फिर तो वहां पर अन्याय हो जाएगा ना बच्चों। इसीलिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। ये क्वेश्चन भी आ गया तो भी आंसर लिखना है तुमको मॉनसून के बारे में, या फिर स्टेट एनी 3 फैक्टर्स व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। 3 फैक्टर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन है, अगर तुमको टीचर चाहे तो 4 नंबर में भी दे सकता है, 3 नंबर में भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, 2 नंबर में अगर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा जो मैं लिया हूं यहाँ पर कि वो थोड़े बड़े हैं, ब्रॉड क्वेश्चन है। अगर तुम इन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन की तुम्हारी तैयारी इजिली हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है। जो रेनफॉल होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर नॉर्थन इंडिया में वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेरी है और ऐसा भी बहुत देखा जा रहा है। देखो अभी नवंबर का समय आ गया, क्लाइमेट कितना ज्यादा चेंज हो गया है। आज से ज्यादा नहीं, तुम 3-4 साल पहले याद करना, और तुमको याद नहीं आ रहा तो अपने पेरेंट्स से पूछना। आज से 3-4 साल पहले नवंबर के टाइम पे ये स्थिति रहती थी, मेरा खुद की ये स्थिति रहता था, तो मोटा मोटा लोग जैकेट पहने रहते थे। और आज ये 12-13 नवंबर हो गया और हम लोग एकदम अभी भी नॉर्मल घूम रहे हैं बाहर में, अभी भी बिल्कुल ठंड नहीं आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कंसर्न है और ये जो तुम्हारे एग्जाम से पूछा जाएगा। देखना तुम बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, क्लास 10 में भी और क्लास 9 में भी। जो टीचर थोड़े से जागरूक टीचर है, जो रटन विद्या पे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़े से बच्चों को देखना चाहते हैं कि वो सीख कितना रहा है, अपने क्लाइमेट के बारे में समझ कितना रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक है। तुम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेरी वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा चिंतित वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करके जरूर जाना एग्जाम में। तो जियोग्राफी बहुत सारा पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, जियोग्राफी और हिस्ट्री के तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिया। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिससे हम लोग सिविक्स भी करते हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअल में जो 13th नंबर का क्वेश्चन आज के सीरीज में है, वो ये रहा कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में, ईमानदारी से जो इलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसका कितना बड़ा, इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे घुमा कर भी दे सकता है कि मेंशन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शंस। एकदम सीधा सीधा दे दिया और घुमा कर देना रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़कर जरूर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सिविक्स वाले चैप्टर से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा, डिस्क्राइब एनी 5 डिमेरिट्स ऑफ एन इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। या फिर इसको घुमाकर कैसे भी आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमको इलेक्शंस की क्यों जरूरत है आखिर, एंड मेंशन एनी 3 डिमेरिट्स ऑफ एन इलेक्टोरल कंपटीशन। डिमेरिट्स मतलब कि वही डिसएडवांटेजेस कह सकते हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है डिमेरिट्स। तो ये 2 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, वैसे सिमिलर है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। इस चैप्टर से इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है डिफाइन कीजिए इन चीजों को। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। दूसरा है बैलेट पेपर, जिसे पहले वोटिंग किया जाता था। फिर वोटर लिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, या फिर इलेक्शन डे के बारे में। ये 4 टॉपिक्स में से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो मेरे को ये चारों इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया कि इनके बारे में पढ़ करके जाना थोड़ा थोड़ा सा, ताकि अगर आए तो इसको लिख करके आंसर दे दो। अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसमें बोला जा रहा कि विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल इन इंडिया एंड व्हाई। कौन सा जो हाउस है वो हमारा ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा गिव एनी 3 रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, कि अपने आप को बेटा जो तुमने आंसर दिया उसको जस्टिफाई करने के लिए कम से कम 3 रीजन भी बता करके आओ। साथ ही इसी को घुमाकर कैसे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसको डिस्क्राइब करना है। देन ये बताना है कि लिस्ट 3 एरियाज वेयर द लोकसभा एंजॉय सुप्रीम पावर, यानी कि जो लोकसभा है वो सुप्रीम पावर में है, ऐसा इसके आपको 3 एरिया बताने, 3 मतलब की वजह बतानी है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। या फिर इसे घुमाकर ऐसे भी दे सकता है कि हाउ आर द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। उनके रैंक के अकॉर्डिंग वो कैसे कैटेगराइज किया जाता है मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को। 18th नंबर का क्वेश्चन महान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी है बेटा। ये तुम लोग देख भी रहोगे आज के कॉन्टेक्स्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर चीज से ऊपर है। गवर्नमेंट कोई भी उल्टे सीधे अगर नियम लाता है ना तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको फटकार लगाता है। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते समय अभी के रिसेंट के भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर देना चाहोगे, कोई जागरूक बच्चा है जो पेपर वगैरह पढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानता है,
तो वो करंट के भी एग्जांपल्स डाल सकता है। जरूरी नहीं कि जो बुक में रट्टू तोते वाला आंसर दिए वही लिखे, इसके कुछ आंसर बुक से लिख लो, कुछ अपने से बना करके लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19th नंबर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, इंडिया के प्रेसिडेंट उनका भी तो इलेक्शन होता होगा ना, ऐसे तो नहीं बैठ जाते हैं, तो कैसे होता है ये बताना है। साथ ही साथ मेंशन द मेन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने देखो बताया ना कि मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं। अब मान लो कि एग्जाम में इसको दो पार्ट करके भी हो सकता है कि आधा पार्ट ना आए आधा पार्ट आ जाए, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स बता दीजिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो अलग अलग भी आएगा तो भी तुम लोग बना लोगे। तो कंप्लीट पढ़ के जाना ताकि तुम लोग कोई भी पार्ट से पूछा जाए क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सको। सो हमने 3 पोर्शन खत्म कर लिए, 3 बुक्स कंप्लीट कर लिए। चौथा जो बुक हमारा इकोनॉमिक का बुक है, अब उससे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। पॉवर्टी वाला जो हमारा चैप्टर है एज ए चैलेंज, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे। पहला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया सिंस 1973। इसका जो 1973 से जो इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है घट रही है, उसका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से है, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में ना पूछा जाए तो ग्लोबल के बारे में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। तो ये हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो जल्दी से बताता हूं कौन से। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो मेन रीजन है इंडिया में गरीबी का, पॉवर्टी का जो मेन वजह है उसके बारे में तुमको डिस्कस करना है। या फिर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पॉवर्टी, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो ये वाला है, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे सामने, डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। यानी कि अभी जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बना रही है या उन्होंने बनाया है जिससे वो पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, पॉवर्टी से बच सकते हैं, पॉवर्टी से छुटकारा पा सकते हैं। जो इंडिया में इतनी ज्यादा गरीबी चल रही है उससे निजात पा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो मैंने तुमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करा दिए। अगर तुम्हारे बुक में 100 से 150 क्वेश्चन थे तो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 24-25 क्वेश्चन थे वो मैंने तुमको करा दिया है। घुमा घुमा करके अलग अलग टाइप से कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब लास्ट में जो मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं प्रो टिप देने वाला हूं, तो वो प्रो टिप ये है बेटा कि तुम लोग जा करके जल्दी से अपने भैया दीदी का पैर पकड़ो जो तुम्हारे क्लास 10th में हो, बोलो कि भैया जी जो पिछले साल दिसंबर में टेस्ट हुआ था, चाहे वो PT2 के नाम से था या PT3 के नाम से था, जो भी टेस्ट था, हमको उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में मैक्सिमम टीचर यही करते हैं बेटा कि वो पकड़ते हैं पिछले साल के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर और उसी को मिक्स करके तुमको पकड़ा देते हैं। तो अगर तुमको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तुम्हारे स्कूल का तो समझ जाओ कि उसी से क्वेश्चन आने वाला है। बाकी ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराया, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो जल्दी से जाओ भैया दीदी से पूछो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो है ही। इसके अलावा अगर तुमको और भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि तुमको कौन कौन सब्जेक्ट की चाहिए। जैसे मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस के भी वीडियोस जल्द से जल्द ला सकूं। तो तुमको पहले कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ये बता दोगे, साथ ही नेक्स्ट एग्जाम का नाम और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारी चीजें तुम लोग मुझे डिटेल में दोगे तो मेरे लिए भी आसान होगा तुम्हारे लिए वीडियो अच्छे से बनाना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।